हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्लाइकोलिसिस पार्ट 2। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस इज मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज मोइटी कन्वर्ट इनटू टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स। तो आज हम जानेंगे ये ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो आता है वो कैसे आता है एंड ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है। Glycolysis is also called the cytolytic pathway। साइटोलिटिक पाथवे से इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये साइटोसोल या सेल के अंदर जो प्लाज्मा लिक्विड होता है उसमें होता है। इसीलिए उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर जो एनवायरनमेंट होता है उसे साइटोसोल बोला जाता है। इसीलिए इस पाथवे को साइटोलिटिक पाथवे भी बोला जाता है। ग्लूकोज कैसे सेल के अंदर एंटर करता है एंड ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेता है, आइए हम जानते हैं। बेसिकली जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं और स्टमक में कार्बोहाइड्रेट जाता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर और जाता है लीवर में, और लिवर में ये ग्लूकोज हेपेटोसाइटिक एरिया में ग्लूकोज मोइटी ग्लाइकोजन में स्टोर होती हैं। लिवर को हम लिवर में ये जो ग्लाइकोजन ऐड हो गया, इसे हम बैंक ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज मोइटी या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर और हमारे सेल के अंदर जाते हैं। जैसे ही लिवर में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसके बाद इसके जस्ट बाहर होती हैं ब्लड वेसल्स या सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के अंदर क्या जाता है, ये ग्लूकोज। और आपको समझना होगा इस ब्लड वेसल्स के जस्ट बाहर एक एनवायरनमेंट होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट, और यहाँ पर ये है सेल। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, साइटोसोल में, जो कि ये है इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट में। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पर लिवर से कहाँ पर आ गया, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स से आएगा कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में, एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से कहाँ पर जाएगा, हमारे इंट्रासेल्यूलर एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ब्लड वेसल्स या कैपिलरी ट्यूब से कैसे ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में आते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस करने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज आता है और उसके बाद वो बिना किसी ट्रांसपोर्टर के एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में चला जाता है। जैसे यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से तुरंत के तुरंत एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए ग्लूकोज को किसी भी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है सेल की, तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम बड़ा करते हैं, ये है सेल न्यूक्लियस, और ये मान लीजिए ये है हमारे ग्लूकोज। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में ब्लड वेसल्स में बराबर मात्रा में ग्लूकोज पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में बात करें तो इंट्रासेल्यूलर में क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कम पाए जाएंगे क्योंकि उनको क्रॉस करने के लिए लगते हैं ट्रांसपोर्टर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो मॉलिक्यूल्स वाटर को रेजिस्ट करते हैं,
वाटर को रेजिस्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एंड फॉस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर्स के होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। अगर ग्लूकोज को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो इजीली वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व होता है। इट मीन्स कि जो ग्लूकोज है दीज आर वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। और साथ ही साथ ये साइज में मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जिसके कारण ये इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता है हमारे न्यूक्लियस में होता है डीएनए एंड आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटीन में एंड ये प्रोटीन बनाते हैं ट्रांसपोर्टर। ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये इजीली इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल से ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं इनमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है इजीली। जैसे ये है यहाँ पर, ये जैसे माउथ ओपन होता है बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पर माउथ इसका ओपन होगा और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के अटैच होंगे और उसके बाद ये माउथ क्या होगा? बंद होगा इसका, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसको अंदर कर देगा। सो बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टर है ये इस टाइप से होता है, जैसे है ये इस टाइप से। तो जैसे ये ओपन होगा यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होगा? स्टिक होगा और ये यहाँ से बंद हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे अंदर साइड ओपन हो जाएगा और उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कहाँ पर? अंदर ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये ट्रांसफर होता है और यहाँ पर हेक्सोकाइनेस अटैच होकर और इसमें फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसके कारण ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस से बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में नहीं जा पाता है। क्योंकि इसमें फोर्स तो लगता नहीं, ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भी ले जा सकता है और अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हेक्सोकाइनेस ऐड होकर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता है, इसके कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो यहाँ पर प्रोसेस है ये होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा कि हाईली कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करते हैं, इससे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बट यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसके कारण क्योंकि जो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अगर उसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा होता तो ये सिंपल डिफ्यूजन होता, बट यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ रही है। बिना ट्रांसपोर्टर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, इसके कारण इस डिफ्यूजन को बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड क्यों? क्योंकि ये हो रहा है बाय ट्रांसपोर्टर। जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है इसके बाद स्टार्ट होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है। एक प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज जो है यहाँ पर प्रिपेयर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए। सो हेक्सोकाइनेस ऐड होकर और फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हुआ एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हेक्सोकाइनेस ने फॉस्फेट कहाँ से ऐड किया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें कितने फॉस्फेट? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट्स। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट आर कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट कहाँ पर ऐड हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज मोइटी के साथ 6 पोजीशन के कार्बन पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऐड हो गया। इसके बाद फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, ये एंजाइम जो है ग्लूकोज के एल्डिहाइड को कीटोस फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर फ्रक्टोकाइनेज
किनेस एंजाइम हमेशा आप फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम ने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप लिया, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर, फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जब फॉस्फेट ग्रुप अलग अलग कार्बन पर ऐड हो रहा है तो इसलिए उसे विस फॉस्फेट बोलते हैं। अगर सेम कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं तो उसे डाई फॉस्फेट बोलते हैं, लाइक एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पर या एक ही कार्बन पर दो फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर डिफरेंट कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है, इसके कारण इसे क्या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बोलते हैं। इस कन्वर्जन को हम कमिटेड स्टेट भी बोलते हैं। कमिटेड मीन्स ये मॉलिक्यूल अब कमिटेड हो गया कि ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेगा। अदरवाइज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी अदर पाथवे में हेल्प कर सकते हैं, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी दूसरे पाथवे में लाइक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में हेल्प कर सकता है। एंड कमिटेड स्टेट के बाद ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें 3 कार्बन यहाँ पर एंड 3 कार्बन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 कार्बन थे, 3 कार्बन इसमें आ जाते हैं, 3 कार्बन इसमें आ जाते हैं। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है। डाईहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट भी इस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। जो आपको ये एरो दिख रहे हैं जो कि दोनों साइड हैं, इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये वापस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो ही रहा है। बट अगर ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज, ये आपको सिंगल एरो दिख रहा होगा, तो ग्लूकोज अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाता है पे ऑफ फेज में। पे ऑफ फेज यहाँ पर आपने देखा होगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने पुराने वीडियो में ये बोला था कि ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर तो हम एनर्जी को कंजप्शन कर रहे हैं, एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, जो प्रिपरेटरी फेज होता है इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है। यहाँ पर कितने आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कंज्यूम होते दिख रहे होंगे। अब इसके बाद जैसे ही हम पे ऑफ फेज, पे ऑफ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पे ऑफ, इस पे ऑफ फेज में बाकी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और बढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, इसके कारण हमने क्या किया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूज़ किया। अब इसके बाद हम इस जो पे ऑफ फेज है, इस पे ऑफ फेज में हमें एनर्जी मिलेगी। सो चलिए अब हम बात करते हैं पे ऑफ फेज की। अब हम बात करते हैं पे ऑफ फेज की। पे ऑफ फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एनायोनिक हाइड्राइड्स को NAD के साथ ऐड करके NADH में कन्वर्ट कर देता है। ये NADH
आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होने के बाद एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर NADH मॉइटी हमें मिल गई, मॉलिक्यूल्स हमें मिल गया। अब इसके बाद ये डिहाइड्रोजनेट 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप फर्स्ट कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया। तो साइटोसॉल में जो फ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोरिलेशन के थ्रू यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ऐड हो गया और हमें मिला 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट। ये 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि काइनेज एंजाइम, अभी आपने बताया कि काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, बट यहाँ पर तो ये फॉस्फेट ग्रुप कम हो गया और सिर्फ थर्ड कार्बन पर ही सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप बचा हुआ है। तो ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में ऐड हो गया और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो सेकंड मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर भी मिल गया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में म्यूटेज क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। तो थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन पर उसने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। सो यहाँ पर कहाँ पर था, थर्ड कार्बन पर ऐड था और इसके बाद ये सेकेंड कार्बन पर उसने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया और हमें मिला 2 फॉस्फोग्लिसरेट। जैसे ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट आया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ फॉस्फोइनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जो है वो पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पर ये जो काइनेज एंजाइम है यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एडीपी में ऐड करके एटीपी में कन्वर्ट किया। तो हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आगे जाकर क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ जो डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट था ये भी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और ग्लिसरैल्डिहाइड फिर से एक और पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो आपने देखा था कि स्टार्टिंग में हमने कितना मॉलिक्यूल्स 2 ATP के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, कंजप्शन किया, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें फिर से मिले और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और साथ ही साथ आपको क्या मिला, वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम टोटल करें तो हमें 2 ATP मिलते हैं, 2 NADH मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स हमें इसमें मिलते हैं। सो ये था ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल RX Genius Academy को। थैंक यू सो मच।